तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका टॉपिक है हिस्ट्री में सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ, यानी इसमें प्राइमरी सोर्स है और सेकेंडरी सोर्स है। तो इन सोर्सेस को स्टार्ट करने से पहले इसके पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको समझाता हूँ, तभी आप ये समझ पाओगे, क्योंकि बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़रूरी है। और वीडियो लंबी होगी तो तैयार रहिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं, ठीक है। आपका टॉपिक है लीगल ट्रेडिशन इन मेडिवल इंडिया। आज हम देखेंगे मेडिवल टाइम पीरियड का लॉ। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस इस्लामिक लॉ था। अगर हम लॉ की बात करते हैं इंडिया में, लॉ का मीनिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इंडिया में कितने तरह के लॉ हैं। पहला हो गया डिवाइन, दूसरा हो गया कस्टमरी लॉ, जो एक्टिविटी के रूप में है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए गए हैं उन्हें जब फॉलो करना शुरू करते हैं तो वो कस्टम लॉ होता है। एक और लॉ होता है, वो होता है मैन मेड लॉ, यानी इंसान ने बनाया हुआ है, ठीक है। एक तो डिवाइन लॉ है, वो अनचेंजेबल है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लॉ किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है। और तीसरा हो गया मैन मेड लॉ, जो इंसान ने इंसानों के लिए बनाए हैं। अब इंडिया में सबसे पहले कौन सा लॉ है, हिंदू लॉ है। आप लोग बताइए हिंदू लॉ का नेचर क्या है। हिंदू लॉ का नेचर है डिवाइन। और अगर हम इसके सोर्सेस देखें तो वेदास में मिल रहा है, स्मृतिस में मिल रहा है। तो ये आप पढ़ चुके हो एंशिएंट इंडिया में। तो हिंदू लॉ आपका पहला फेस था। अब दूसरा फेस आपका आ रहा है मुस्लिम लॉ या इस्लामिक लॉ। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ का भी नेचर डिवाइन है, क्योंकि इसमें कुरान की बात होती है, प्रॉफिट मोहम्मद की बात होती है। कुरान क्या है, जैसे वेद हैं वैसे ही कुरान है। अगर कंपेयर करके पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। तो वेद क्या है, डिवाइन है, सेजस को बताया है। किसने बताया है, गॉड ने बताया है। ठीक ऐसे ही कुरान एक ऐसी बुक है जिसमें कि वो बातें कही गई, वो बातें कंपाइल की गई जो अल्लाह ने बताई। जो रूल्स एंड रेगुलेशन अल्लाह ने बताया सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी सेटअप करने के लिए, वो सारी बातें कंपाइल की गई कुरान में। और ये क्या है, डिवाइन कंसेप्ट है, किसी इंसान ने नहीं बताया है, गॉड ने बताया है। तो यहाँ तक हो गया आपका सेकंड फेस। अब आपका थर्ड फेस है ब्रिटिश लॉ। ये लॉ मैन मेड है, इसे इंसानों ने बनाया है। तो आपको पढ़ना है सेकंड यूनिट से, ओके। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अब देखते हैं मुस्लिम लॉ यानी इस्लामिक लॉ। उससे पहले आपको बता दूं मैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके जो ब्रीफ नोट्स हैं उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। यहाँ मैं समझा रहा हूँ पॉइंटर में, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए सिर्फ, और व्हाट्सएप पे आइए, नोट्स को लीजिए, वहाँ से आप पढ़िए तो आपको और समझ में आएगा। अब देखते हैं मुस्लिम लॉ यानी इस्लामिक लॉ। तो क्या है इस्लाम। ये इस्लाम वर्ड क्या शुरू से था, ऐसा नहीं है। इस्लाम वर्ड शुरू से नहीं था, ये वर्ड जुड़ा है प्रॉफिट मोहम्मद से। अगर हम इस्लाम का ओरिजिन देखें तो ये अरब कंट्री से है। अगर हम अरब का बैकग्राउंड देखें, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्यों इस्लाम लाया गया, था क्या इस्लाम। तो इस्लामिक लॉ से पहले हमें आप ये जानो कि इस्लाम क्या था, कौन लाया इसको। अगर हम अरब का देखते हैं कल्चर कि क्या था इस्लाम के पहले, तो वहाँ पर कल्चर थोड़ा सिमिलर था आज के टाइम पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। लाइक वहाँ पे भी आइडल वर्शिप होता था, यानी मूर्ति पूजा। वहाँ बहुत सारे सोशल इविल्स थे। सोशल इविल का मतलब सामाजिक बुराइयाँ, जैसे गैम्बलिंग था, पॉलीगैमी था, फीमेल इन्फेंटिसाइड था। फीमेल के बच्चा पैदा हुआ, मान लो लड़का पैदा हुआ तो ठीक है, अगर लड़की पैदा हो गई तो उसे रेत में दबाकर वो लोग मार देते थे। मोस्ट ऑफ लोग गैम्बलिंग कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, और छोटी छोटी बातों में उन लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूसरे को मार दिया। देयर वाज नो एनी जस्टिस, नो लॉ, एंड वीकनेस ऑफ लॉ क्या पैदा करेगा, एनार्की पैदा करेगा।
तो जो भी चीज़ें इस्लामिक बुक से, रिसोर्स से आई हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही क्लियर लाइफ स्टाइल नहीं है, एनार्की फैली हुई है, वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद आए। जब वो जन्म लेते हैं, जब वो थिंकिंग करते हैं, है ना, जब वो थिंकिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गलत दिख रही होती हैं। और कहा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद को हिरा नाम की जगह पर वहाँ पे ध्यान करते थे, तो उनको ध्यान करते समय उनको फ़ील होता था कि उनको अल्लाह के मैसेज मिल रहे हैं। तो ये प्लेस का नाम है हिरा प्लेस। तो ये प्लेस का नाम याद रखना। यहाँ पे एंजल जिब्राइल से उनको मैसेज रिसीव होता था, है ना। तो ये 2 टर्म आपको याद रखने हैं, है ना। ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ मैं। मैसेज किसके लिए कि पीपल को अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करनी चाहिए, कैसे सेटअप करनी चाहिए, लॉफुल तरीके से कैसे उनको सरवाइव करनी चाहिए। और 609 एडी से लेकर 632 एडी तक उनके पास इन 23 ईयर्स में ये सब चीज़ें इनको पता चली, है ना। जब शुरू में ये मक्का जाते हैं तो मक्का में ये बताना शुरू करते हैं कि मुझे ये नॉलेज मिली है, तो कोई मानता नहीं है। अब कौन सुधरना चाहेगा? अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो वो ईज़िली सुधरेगा नहीं। डार्कनेस यूनिवर्सल है, उससे लड़ने के लिए सन की नीड है। बुराइयां नेचुरल हैं, उससे फाइट करना पड़ेगा। नींद सबको अच्छी लगती है, पर जागने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये लिखने की चीज़ नहीं है, बस समझो। जो लिखने की चीज़ है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, डोंट वरी। तो जब मक्का में इन्होंने जब अपना नॉलेज बताना चालू किया तो लोगों ने जमकर विरोध किया। एक बात समझो, जो कुरान बुक आया है ये मक्का और मदीना इन दोनों जगह से प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो रिवील हुई है मैसेज ऑफ गॉड, उनको कंपाइल किया गया है। एक बात और जान लो, प्रॉफिट मोहम्मद ने कंपाइल नहीं किया था, उनको बस मैसेज मिला था। ओके, तो अब उन्होंने गॉड के मैसेजेस बताना शुरू किया तो इनका विरोध हुआ मक्का में। तो इसके बाद ये जाते हैं मदीना की तरफ। हालांकि मक्का में इनके फॉलोअर्स बनना शुरू हो गए थे, सब लोग विरोध नहीं कर रहे थे, कुछ विरोध कर रहे थे तो कुछ इनको सपोर्ट भी कर रहे थे। तो अपने फॉलोअर्स के साथ ये चल पड़े मदीना की तरफ और मदीना में इनको सपोर्ट मिला। धीरे धीरे इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। कुरान बुक में 114 चैप्टर थे, यानी 114 चैप्टर्स थे। और जो ये चैप्टर्स थे ये 2 पार्ट में दिखते हैं, 86 एंड 28। ये हमें दिख रहे हैं कुछ चैप्टर 86 मक्का में और 28 मदीना में, जो कि हमें कुरान नाम की होली बुक में दिख रहा है, जिसमें कि प्रॉफिट मोहम्मद ने बाकायदा समझाया है कि इंसान को किस तरह रहना चाहिए। और जब लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद की बात को मानना शुरू करते हैं, यानी उनके बताए गए कंसेप्ट को मानना शुरू करते हैं, तो वो लोग इस्लाम के फॉलोवर कहलाए गए, है ना। क्योंकि बहुत ही अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन थे इनके कंसेप्ट में और इतना डिसिप्लिन था कि बहुत ही कम टाइम में इस्लाम जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गया। देखो, जब कोई नया कंसेप्ट आता है और अगर अच्छा है तो बहुत जल्दी फैल जाता है। तो इस्लाम एक अच्छा कंसेप्ट था, तभी ये कम समय में बहुत जल्दी फैल गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन थे, एक डिसिप्लिन था, बहुत लोगों ने फॉलो भी किया। अब ये जो इस्लाम फॉलोवर्स थे, जब ये इंडिया में आए तब हमें पता चलता है कि इस्लाम के फॉलोवर जिस जगह भी अपना स्टेट बनाते हैं, अपना रूलिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अब वो उस जगह पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस्लाम रिलीजन से रिलेट करती हैं वही कहलाया इस्लामिक लॉ। इस्लाम क्या है?
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, इस्लाम वर्ड का मतलब है शांति। ये गॉड का विल ऑफ एक्सेप्टेंस है कि गॉड जो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करना, ये है इस्लाम। इस्लाम का जो मेन फंडा था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द विल ऑफ गॉड। और वो जहाँ जहाँ गए उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फैला दिया। देखो, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ये लोग स्प्रेड कर रहे थे, तो कई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज भी हुए और कई रूल्स एंड रेगुलेशन एज इट इज़ चली आ रही हैं। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलो अब देखते हैं कि ये जो डिवाइन कंसेप्ट वाला लॉ है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। अगर हम इस डिवाइन इस्लामिक लॉ के सोर्सेस की बात करते हैं तो हमें दो तरह के लॉ पता चलते हैं, एक है शर और एक है उर्फ़ी लॉ। पहले हम शर या शरिया की बात करते हैं तो शर मीन्स जो बेसिक कंसेप्ट है इस्लामिक लॉ का, यानी पूरा इस्लामिक लॉ बेस ही है शरिया पर। शर यानी शरिया यानी इस्लामिक कानून। और अगर हम शरिया लॉ के बारे में बात करें तो यहीं से आपका शुरू हो जाएगा आपका कुरान। अब ये कुरान है क्या? ये एक बुक है। तो कुरान को हम दो तरह से समझेंगे, पहला एज ए बुक और दूसरा एज ए लीगल, क्योंकि पूरा जो कुरान है ये लॉ का कोर्ट नहीं है। देखो, कहीं पे भी प्रॉफिट मोहम्मद ने ये नहीं कहा है कि कुरान जो है ये लॉ का पूरा कोर्ट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम बुक में देखेंगे, अब इसमें भी हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी लॉ है, प्राइमरी सोर्स है, पैरामाउंट सोर्स है, फंडामेंटल चीज़ें इसमें लिखी हैं। ठीक है, अब इसमें यानी कुरान में कितने चैप्टर हैं बताओ आप लोग? मैंने पीछे बताया था, इसमें टोटल 114 चैप्टर हैं। इन चैप्टर्स को हम लोग बोलते हैं सूरा या फिर सूरह बोलते हैं। अब ये सूरा या फिर सूरह जो वर्ड है, इनमें से ही कुछ चैप्टर में जो बातें लिखी हैं, कुछ चैप्टर का रिवीलेशन हुआ था मक्का में और कुछ चैप्टर का रिवीलेशन हुआ था मदीना में। तो 114 चैप्टर में से 86 चैप्टर थे मक्का में और 28 आता है मदीना में। मक्का में जो चैप्टर रिवील हुए थे, जो चीज़ें रिवील हुई थी, ये पॉसिबल नहीं है कि हर चैप्टर के नाम याद करो, लेकिन कुछ चैप्टर का नाम याद रखो जो कि लीगल टर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये जो मक्का और मदीना में रिवील हुए हैं चैप्टर्स, मक्का में जो चैप्टर रिवील हुए हैं उसमें फ़िलॉसफी एंड रिलीजियस कंसेप्ट हैं, जो कि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये हमें लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं और ना ही हिस्टोरिकल। ठीक है, और इसके बाद इसमें आयतें जो वर्सेस होते हैं वो आयतें हैं 6666 आयतें को वर्सेस कहा जाता है और चैप्टर्स को सूरा या सूरा कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इन सभी आयतें यानी वर्सेस को मिलाकर ये पूरा लॉ बुक नहीं है, ये पूरा कोर्ट नहीं है। ठीक है, इस पूरे वर्सेस में ओनली नॉट मोर देन 200 ऐसे हैं जो लीगल कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं और इनमें 80 ऐसे वर्सेस हैं जो फैमिली लॉ से रिलेटेड हैं। फैमिली लॉ में आ जाएगा फैमिली, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, डावरी, मैरिज, ये सारी बातें। तो ये कुरान पूरा कोर्ट नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कभी नहीं कहा कि कुरान ने हमें पूरा कोर्ट दे दिया। कुरान में सिर्फ इंसान को किस तरह से लाइफ को रेगुलेट करके चलना चाहिए यही बताया गया है। तो ये तो हो गया आपके चैप्टर्स के बारे में, और ये सब रिवील्ड होना शुरू हुआ था 609 टू 632, लेकिन 632 AD में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है। तो 22-23 साल लग जाते हैं इन चीज़ों को सामने आने में, और इनकी छोटी छोटी बातें सबके सामने आई हैं, यानी फ्रेगमेंट्री मैनर में, है ना। और ऐसा कहा जाता है 609 में इनका पहला रेवलेशन हुआ था और 632 में लास्ट। अब इसमें जो आयतें हैं, जो ये बातें कही गई हैं, इनको तकरीबन 50 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद
एक बुक के रूप में कंपाइल करके सामने लाया गया, जिस बुक का नाम है कुरान। और ये कंपाइल करने का काम किया था अबू बकर साहब ने। इनको प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था लाइफ टाइम में ही। अब देखते हैं इसमें क्या स्टाइल है कुरान में, तो बहुत ही प्यारा है। एंड ऑफ द वर्ड एक राइम में है। कुरान के वर्ड्स में नरमी है, मतलब बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया गया है ना। अब ये तो हो गया कुरान एज ए बुक इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि कुरान में ऐसी क्या चीज़ें थी जो कि उसे लीगल टर्म में जोड़ा गया। कुरान में फूड कंज्यूमिंग की बात की गई है। एक चैप्टर है अल-मिदह, इसमें फूड की बात की गई है कि क्या खाना है और क्या खाना मना है, क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज़ें डिनाई करनी है, क्या मकरूह है, क्या जायज़ है। फिर कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कुरान जो है ये लीगल टर्म में आया। इसमें सोशल रिफॉर्म बताए गए हैं, नेशनल लॉ के बारे में बताया गया है कि किसी भी कंट्री में किंग को कैसे अपने राज्य को हैंडल करना है ना, किस तरह से उसे मिसलीड पे पनिशमेंट देना है ना, नॉन इस्लामिक पर्सन के साथ कैसे डील करना है, किसी भी कंट्री से अगर लड़ाई हो रही है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है। अगर बैटल हो रहा है तो बैटल में जो लूट की राशि होती है जिसको हम बूटी बोलते हैं, यानी बैटल के दौरान लड़ाई जीत कर सामने वाले से जो हम लूट लेते हैं तो उसे बूटी बोलते हैं, है ना। तो उसका क्या बंटवारा होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए या 1/6 होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है और कुछ ख़ास तरीके की फ़िश कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, ये बोला गया है। कुछ ऐसे वर्क हैं जो बाकायदा आपको करना ही करना है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप टाल भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कुरान में बाकायदा समझाई गई हैं, ठीक है। और इसीलिए जो कुरान है वो एक लीगल बुक के नाम पर इस्लामिक लॉ का पैरामाउंट एंड प्राइमरी सोर्स है। अब देखो सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ कौन कौन से हैं। एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी में क्या आता है, कुरान द होली बुक। सेकंड हमारा आता है सुन्नत और हदीस। थर्ड है इजमा एंड फोर्थ है कियास, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या है, पहला है उर्फ़ी यानी कस्टम, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका लेजिस्लेशन, थर्ड है जुडिशियल डिसीजन एंड फोर्थ है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो कुरान के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। एक इसमें वर्ड आया था इन्फेंटिसाइड, मोस्टली गर्ल चाइल्ड को रेत में दबाकर मार डालना, ठीक है, ये होता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब नवजात शिशु को मारना। जब कुरान आया तो उसमें इन चीज़ों को गलत बताया गया, ठीक है। दोस्तों कुछ चीज़ें बताना मैं भूल गया था कुरान के बारे में, तो जान लो। जो ये आपका वर्ड है कुरान, ये डिराइव्ड है कुर्रा वर्ड से। इसका मतलब होता है टू रीड, और ये कुरान अरबिक वर्ड है क्योंकि कुरान का ओरिजिन अरब से है। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि टोटल 114 चैप्टर हैं कुरान में, है ना, और 86 मक्का में है और 21 मदीना में है। तो मदीना में ही लीगल चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था। इसमें 2-3 चैप्टर याद कर लो। पहला है अल-मिदह, इसका मैंने बताया कि फूड से रिलेटेड है, पर इसके अलावा भी है जैसे अल-निसा, अल-बकारा, अल-नूर। तो कुरान एज ए प्राइमरी सोर्स इतना कंटेंट आपके लिए इनफ है, ठीक है। सेकंड आपका सोर्स है सुन्नत एंड हदीस, जिसको इंग्लिश में हम ट्रेडिशन कहते हैं। सुन्नत को सुन्ना और हदीस भी बोलते हैं, ठीक है। मुस्लिम का ऐसा मानना है कि वो बिलीव करते हैं कि जो रिवीलेशन हुए प्रॉफिट मोहम्मद के, वो 2 तरीके से हुए थे, दैट इज़ मैनिफेस्ट एंड इंटरनल। जो मैनिफेस्ट हुए थे
उन्हें कहते हैं जाहिर, एंड जो इंटरनल थे उनको कहते हैं बातिन। मैनिफेस्ट वाले में क्या था, इसमें जाहिर है मतलब वो कम्युनिकेशन, मतलब वो रेवलेशन जो प्रॉफिट मोहम्मद को डायरेक्टली कम्युनिकेट किए थे एंजल जिब्राइल ने, वो वाले जो भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन से आते हैं हमारे पास, उन्हें हम डालते हैं मैनिफेस्ट यानी जाहिर में। सेकेंड टाइप के रेवलेशन कह सकते हैं हम इंटरनल, है ना, या बातिन है। इसमें क्या है, बातिन से याद रखो बातें हैं, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के सामने जो भी टाइम टू टाइम अलग अलग बातें आई, अलग अलग केस आए, उनके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने डिसीजन लिए, जो उन्होंने बातें कहीं, हम उसे डालते हैं बातिन में। प्रॉफिट मोहम्मद ने जाहिर किया, जो उनके सामने जाहिर हुआ वो आता है मैनिफेस्ट में, और जो इंटरनल और जो उनके खुद की ओपिनियन थी, जो बातें थी, जो बातिन थी, वो आती हैं हमारे सेकंड कैटेगरी में। सो एज एन एग्जांपल मैनिफेस्ट और जाहिर में क्या आ जाएगा, इसमें कुरान आ जाएगा, और इंटरनल या बातिन में क्या आ जाएगा, हमारे ट्रेडिशंस आएंगे, मतलब सुन्नत और हदीस जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सुन्नत हदीस को हम ट्रेडिशंस कहते हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, सुन्नत आर दोज थिंग्स आर दोज ट्रेडिशन जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, किया एंड अलाउ किया, या जिस चीज़ को उन्होंने डिसअप्रूव नहीं किया वो चीज़ें हमारे सुन्नत में आएंगी। तो सुन्नत और हदीस ये दो चीज़ें हमारे ट्रेडिशन में आई। सुन्नत का अगर मैं आपको बेसिक मीनिंग बताऊँ तो सुन्नत मीन्स द मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। ओके, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ सुन्नत और काइंड्स ऑफ हदीस। सबसे पहले हम सुन्नत की बात करते हैं तो सुन्नत को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट इनका बेसिस क्या होगा, सुन्नत का प्रॉफिट मोहम्मद ने जो चीज़ें किया, कहा एंड अलाउ किया या डिसअप्रूव नहीं किया। सुन्नत का ओरिजिन कहाँ से है, इस बेसिस पे ये डिवाइड होते हैं 3 पार्ट, दैट इज सुन्नतुल फ़ेल, सुन्नतुल कौल एंड सुन्नतुल तकरीर, मतलब किया, कहा और डिसअप्रूव नहीं किया या अलाउ कर दिया। ठीक है, सबसे पहला है सुन्नतुल फ़ेल, इसको हम बोलते हैं एक्ट, यानी प्रॉफिट मोहम्मद ने जो अपने लाइफ टाइम, अपने ड्यूरेशन में जो कुछ भी किया, जैसे उनके सामने कोई सिचुएशन आई तो उस पे इन्होंने क्या डिसीजन लिया या जो इन्होंने एक्ट किया, ये कहलाया सुन्नतुल फ़ेल, एक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। दूसरा है सुन्नतुल कौल, यानी कि सेस द वर्ड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब किसी क्वेश्चन का ये आंसर दे रहे हैं या इन्होंने कहा कि ऐसा करना चाहिए। जो कुछ प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, जब लोग फॉलो करते गए तो ये ट्रेडिशन बना। थर्ड आ रहा है सुन्नतुल तकरीर, इसका मतलब होता है साइलेंट एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो, प्रॉफिट मोहम्मद के बहुत सारे फॉलोवर्स थे। अब मान लो कि 2 फॉलोवर आपस में बात कर रहे हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे अपना सजेशन दे रहे हैं और वहाँ प्रॉफिट मोहम्मद सब सुन रहे हैं, बट प्रॉफिट मोहम्मद उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं, डिसअप्रूव नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे शांत हैं। तो इसका मतलब ये उनकी साइलेंट एक्सेप्टेंस है, वो अलाउ कर रहे हैं। आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा। अब देखो हदीस क्या है, तो ऐसी चीज़ें या ऐसा ट्रेडिशन जो लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया वही है हदीस, और ऐसा ट्रेडिशन जो लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया बिना किसी क्वेश्चन के, उससे बोला गया अहदीस से मुतवातिर। सेकंड है अहदीस से मसरूर, मीन्स पॉपुलर अहदीस, मतलब ऐसे ट्रेडिशन जो लोगों में पॉपुलर हैं उसे कहा गया अहदीस से मसरूर। देखो, अहदीस का मतलब ट्रेडिशन है, ओके, मशहूर का मतलब पॉपुलर, सो पॉपुलर ट्रेडिशन। ओके, तीसरा अहदीस यानी ट्रेडिशन है जो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसे कहा जाता है अहदीस से वाहिद। वाहिद का मतलब होता है अलोन यानी अकेला।
तीसरा सोर्स हमको देखने को मिल रहा है इजमा। तो इजमा का मतलब क्या है? सिंपल समझो, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। हम किसकी ओपिनियन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जूरिस्ट के ओपिनियन की बात, उन लोगों के ओपिनियन जो प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोवर थे, हम उनके कंसेंसस की बात कर रहे हैं। अगर उन सब में एग्रीमेंट होता है तो जो चीज़ें, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो आ जाते हैं इजमा के कैटेगरी में। इजमा का बेसिक मीनिंग है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। तो एक व्यक्ति थे सर अब्दुल रहीम, उनका कहना था जब भी कभी जूरिस्ट जो प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोवर रहे हैं, है ना, उनमें एग्रीमेंट हो जाता है, किसी पर्टिकुलर एज में हुआ हो या किसी पर्टिकुलर टाइम पे हुआ हो, अगर किसी बात पे एग्रीमेंट कर देते हैं वो लोग, तब वो बन जाता है इजमा, यानी कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। अब देखो इजमा की इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखो, लॉ सोसाइटी के साथ चेंज होते रहते हैं क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक है। नए नए प्रॉब्लम सामने आएंगे जिसका आंसर हमें कुरान और सुन्नत से नहीं मिलेगा। इजमा की इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है। जब कुरान सुन्नत से किसी न्यू प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिलेगा, तब ये जूरिस्ट अपना दिमाग लगाएंगे, कंसेंसस बिठाएंगे कि क्या किया जाना चाहिए। तब जो फॉर्मुलेशन निकलेगा वो इजमा में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओपिनियन उनकी लेंगे जो नॉलेजेबल होगा। प्रॉफिट मोहम्मद के बहुत सारे फॉलोवर थे, बट उनमें से जो नॉलेजेबल होंगे उन्हीं से ओपिनियन लिया जाएगा। ऐसा नहीं किसी ऐरे गैरे ले लें। ठीक है। अब देखो कितने तरह के इजमा होते हैं, काइंड्स ऑफ इजमा। पहला है इजमा ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, सेकंड है इजमा ऑफ जूरिस्ट, थर्ड है इजमा ऑफ द पीपल। अगर हम बात करें इजमा ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट के साथ के लोग हैं। दैट मीन्स इनका जो इजमा होगा वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा, वो गलत तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए इनके इजमा को रिपील भी नहीं किया जाएगा, उसको सब लोग मानेंगे। इनकी इजमा स्ट्रांग होगा और ये इजमा बेस होगा कुरान पे और सुन्नत पे। ठीक है। अब सेकंड आता है इजमा ऑफ जूरिस्ट या स्कॉलर्स। ऐसा इजमा जो कि लॉ स्कॉलर्स देते हैं। अब जाहिर सी बात है उनके पास भी नॉलेज है, वो लॉ को जान रहे हैं, वो कुरान की बातों को जान रहे हैं, सुन्नत और हदीस को जान रहे हैं। तो इसको बेस बनाकर अगर जूरिस्ट ओपिनियन देंगे तो वो भी स्ट्रांग होगा। थर्ड इजमा है इजमा ऑफ पब्लिक। ये कॉमन लोग ये लॉ के बारे में नहीं जानते हैं। इजमा ऑफ पीपल का मतलब लोगों का किस में कंसेंसस बैठता है, वो कौन से इजमा होंगे, लोगों की बात ज़्यादा किस चीज़ में चलेगी, डे टू डे रूटीन वाली चीज़ों में, प्रेयर्स में, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में। इन चीज़ों को जो लोग मानते हैं उसको सभी मानेंगे और वही इजमा कंटिन्यू होते आएंगे, है ना। अगर कहीं पे लॉ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लोगों की बातों को इतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि लोगों के पास लॉ की कॉम्पिटेंसी नहीं होती है, वो कॉमन पीपल होते हैं, तो उनको इतना उस चीज़ में इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। बट प्रेयर, रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस में, है ना, इन सब में इनके इजमा होती हैं। अदरवाइज़ इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, नो जुडिशियल इम्पोर्टेंस, है ना। सो इनका इजमा क्या है, इनका इजमा वीक हुआ है। बाकी जो ऊपर के दो हैं उनका स्ट्रांग है, पर इनका इजमा वीक है। अच्छा, एक बात और समझ लो, जो जूरिस्ट थे उनको हम कहते हैं मुस्ताहिद्स। ये नाम अगर बोलने में मुझसे गलती हुई तो माफ़ करिएगा, ठीक है, पर इस नाम को याद कर लो, ठीक है। वो अपनी कंसेंसस ऑफ ओपिनियन देते थे, ये मैंने पीछे बताया आपको, या फिर एक कॉमन डिसीजन या फिर यूनानिमस ओपिनियन देते हैं और उसी को लॉ मान लिया जाता है। अगर वो पूरा अप्रूव हो जाता है आफ्टर कंसेंसस तो उसको एक वर्ड्स ऑफ कुरान मान लिया जाता है। यूनानिमस का मतलब एक कॉमन डिसीजन होना चाहिए।
अब देखो वैलिड इजमा के लिए क्या क्या होना चाहिए, पॉइंट आप लिख सकते हो अगर आंसर बड़ा करना हो। पहला है दी कंसेंसस। इजमा के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, दी कंसेंसस यानी सहमति होनी चाहिए। सेकंड है दी जूरिस्ट। देखो एक तो कंसेंसस होना चाहिए पर वो सहमति देगा कौन, जूरिस्ट। जूरिस्ट कौन है, जिसको हर तरीके की नॉलेज हो, ठीक है। थर्ड है जूरिस्ट ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, कि जो जूरिस्ट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक जूरिस्ट हूँ, मैं 2024 में हूँ और मैं 2020 की लिखने लगूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं जूरिस्ट 2024 में हूँ तो मैं इसी टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा और उसी को कंसिडर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है जूरिस्ट टू बी द मुस्लिम, कि जूरिस्ट का मुस्लिम होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये वैलिड इजमा के लिए आप 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आपका आंसर बड़ा हो ही रहा है, ठीक है। फिर आपका लास्ट प्राइमरी सोर्स है कियास। कियास का क्या मतलब है, एनालॉजी यानी कि लॉजिक लगाना। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड, जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने बंदे से पूछ रहे थे कि अगर मैं ना रहा इस दुनिया में तो तुम क्या करोगे, अगर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम क्या करोगे, तो उसने बोला मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन कुरान में देखूंगा। और कहा कि अगर तुमको उसमें भी सलूशन ना मिले तो तुम क्या करोगे, तो उस बंदे ने कहा कि मैं हदीस में से सलूशन निकालूंगा यानी कि सुन्नत। प्रॉफिट ने कहा अगर तुमको सुन्नत में भी सलूशन ना मिले तो तुम क्या करोगे, तो उसने कहा कि मैं इजमा का सहारा लूँगा जो जूरिस्ट द्वारा लिखी होगी। तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि अगर तुमको उसमें भी सलूशन ना मिले तो तुम क्या करोगे, तो फिर उसने कहा कि मैं अपने दिमाग का यूज़ करूँगा, मैं लॉजिक लगाऊँगा। कहने का मतलब अगर प्रॉब्लम का सलूशन कुरान में, हदीस में, इजमा में नहीं निकल रहा है तो वो इसका सलूशन कहाँ निकालेगा, अपने दिमाग में लॉजिक लगाकर सलूशन निकालेगा। लॉजिक किसके बेस पर लगाएगा, कुरान और हदीस के बेस पर। वो लॉजिक लगाकर अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकालेगा, उसको कियास कहा गया है। कियास का पर्पस लॉ बनाना नहीं है, इसका मेन पर्पस है प्रॉब्लम का सलूशन निकालना। देखो यहाँ लिखा भी है, कियास डस नॉट पर्पस टू क्रिएट न्यू लॉ बट मियरली टू अप्लाई ओल्ड एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल टू न्यू सर्कमस्टांसेस। देखो सोसाइटी चेंज हो रही है, अब कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी नया फाइंड आउट करने की, तो तब आते हैं हमारे काम कियास, ठीक है। और एक बात जान लो, कियास को वीक सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। ये है तो प्राइमरी सोर्स बट इसको वीक सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कियास क्या है, ये एनालॉजी है, मतलब लॉजिक लगाना होता है। लॉजिक कौन लगाता है, इंसान लगाता है, मतलब ह्यूमन बीइंग। बट ह्यूमन बीइंग से गलती भी हो सकती है ना। तो ये रीज़न है कि इसे वीक सोर्स ऑफ लॉ बोलते हैं, बट ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ होता है। ओके दोस्तों, अब जो शिया स्कूल है, जब हम स्कूल्स पढ़ेंगे तो सुन्नी है और शिया है, तो जो शिया स्कूल है वो कियास को एज अ सोर्स कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये भी एक रीज़न है, ये वीक सोर्स है ना। और जानो कियास पर हम कब जाते हैं, कियास को हम कब रेफ़र करते हैं, जब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन कुरान में भी नहीं है, सुन्ना में भी नहीं है, तो हम डिड्यूस करते हैं कुरान से या सुन्ना से, इसको हम कियास बोलते हैं। तो आज इतना ही इनफ है, बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है। तो आज मैंने आपको समझाया प्राइमरी सोर्स। मैं चाहता तो आपको प्राइमरी सोर्स समझा दूँ मात्र 5-6 मिनट में, पर इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, देखो जब तक आप बैकग्राउंड नहीं जानोगे तो आगे आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो लंबी होगी पर आप समझ पाओगे, है ना। रट्टा मारने की नीड नहीं है, बस समझो ध्यान से उसको। तो आज डिस्कस किया है प्राइमरी सोर्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। अगर आपको इन सारे टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हो और मुझसे नोट्स मांग सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।